हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर जैसे अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है क्योंकि कोइल की वजह से, ये सब चीज़ें देखी थी। अभी मैं हल्का सा परमानेंट मैग्नेटिज्म के ऊपर बातें करूंगा और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म मतलब जियो मैग्नेटिज्म के ऊपर बातें करेंगे इस लेक्चर के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा सबसे पहले अपन लोग जो मैग्नेटिज्म है उसको हल्का हल्का से रिलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जैसे याद करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, तो मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैग्नेट जो है मोनोपोल्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप एक बार मैग्नेट को तोड़ दोगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर आप इसको तोड़ दोगे इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ नॉर्थ रह जाएगा और ये साउथ रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे बोलते सर बीच से काट दो ना, ये साउथ का रह गया नॉर्थ का रह गया। अबे ना बेटा, ये फिर साउथ बन जाएगा, ये फिर नॉर्थ बन जाएगा। ये रियलिटी में ऐसा होता है। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें मानेंगे। थ्योरेटिकल मतलब अपने हिसाब से अपना कुछ रेफरेंस मानेंगे और कहेंगे कि मान लो कोई मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा था जिसकी पोल स्ट्रेंथ थी m। जिस प्रकार से चार्ज के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज Q हुआ करता था, इसी प्रकार से यहाँ पे होता है m। इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। गेटिंग माय पॉइंट। पोल स्ट्रेंथ आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब जैसे कोई मैग्नेट है, अगर उसकी डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे d गिवन है हम लोगों को, और यहाँ पे हमें गिवन है m, और यहाँ पे भी -m मान लेते हैं। बेसिकली m जो है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, -m जो साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखूंगा तो वो कितना आता है, वो आता है m इंटू डी डिवाइडेड बाय m इंटू डी। सिंपली इसका ऐसा लिख देते हैं। जैसे याद है अपन वहाँ पे अपन चार्ज का डाइपोल मोमेंट लिखते थे +q -q, तो q इंटू डी करते थे डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ आता है m इंटू डी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ भाई, तो ये पोल स्ट्रेंथ वगैरह हम ऐसा लिख सकते हैं। अब वहाँ बात किया करते थे कि जो चार्ज है उससे सारे के सारे लाइन्स निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ऐसा हम लोग यहाँ अज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिज्म के अंदर अगर हम अज्यूम करें कि अगर मान लीजिए मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो वहां से सारी लाइंस निकलेंगी किसकी, नॉर्थ पोल से। और हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि साउथ पोल में ये सारी लाइंस एंटर कर जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेंगी। अबे आ रहा है समझ में? अब भैया जैसे अपने वहां पे कूलम्ब्स लॉ हुआ करता था ना, तो यहाँ पे भी ऐसे कूलम्ब्स लॉ एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए वहां अपन कूलम्ब्स लॉ की बात करते थे, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो भैया मैग्नेटिज्म में क्या कूलम्ब्स लॉ होगा, तो वो भी देख लेते हैं भाई फटाफट से। तो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे वहां हम बात करते थे कि भैया एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, या एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच की दूरियां अगर मान लीजिए r है, तो इनके बीच में फोर्स क्या होता था, वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अबे गेटिंग माय पॉइंट? तो सिमिलरली अगर मैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात करूं तो थ्योरेटिकल है, कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट अपन पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे हो सकता है एक मोनोपोलो m1, यहाँ पे एक मोनोपोलो m1, दोनों के बीच की दूरियां हो r। तो अगर मैं फोर्स लिखूंगा ना तो वो कितना आएगा, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता है, वहां मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये μ0/4 पाई हुआ करता है। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली आप यहाँ पे Q1 Q2 की जगह m1 m2 अपॉन r स्क्वायर कर सकते हो, बाकी सब चीजें विल रिमेन सेम। अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो दे विल रिपेल ईच अदर, अगर नॉर्थ साउथ होगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अभी मेरी बात समझ में आ रही है? अगर साउथ साउथ होगा तो दे विल अगेन रिपेल ईच अदर, अगर साउथ और नॉर्थ होगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सेम पोल्स आपस में रिपेल करेंगे, अपोजिट आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा ये थोड़ी सी बातें मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पे डिटेल में खींचने का मतलब नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी है, बस उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ कुछ बातें यहाँ पे आती है। अब जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बातें हैं मैं उसको रेड से गोला बना रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली है। आई मेरी बात समझ में? ये मैग्नेटिज्म वाली बातें हैं। अबे समझ में आ रहा है ना? अब एक बात याद कर कि भैया मान लीजिए
कि हम लोगों ने बात करी थी ना कि भैया वहां पे बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, या फिर इंटेंसिटी की। तो जैसे हम बात करें कि इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज, जिसे को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो बेसिकली मान लीजिए कि यहाँ एक चार्ज है Q। अब यहाँ पे R दूरी पर अगर हम लोगों को मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है KQ/R²। अब सही बात है। तो सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में ये चीज करनी हो, तो वो R दूरी पर जो फील्ड आएगी मैग्नेटिक की, वो कितनी आएगी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट विल बी के क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे के क्या होता था, 1/4πε0। इसका जो के होता है वो होता है μ0/4π इनटू जो भी यहाँ पे m दे रखा है डिवाइडेड बाय R²। अगर नॉर्थ होगा तो जाती हुई, अगर साउथ होगा तो आती हुई। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि ये रेड वाला है, रेड वाला मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है यहाँ पे। बेटा इसको अपन लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू Q/R²। अब सही है ना। तो ये सब वही सब बातें हैं जो मैंने बताई थी आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। यहाँ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोबारा ये सब बातें कर रहे हैं। तो बेटा एक काम कीजिए, इधर देखिए, इसको रहने दीजिए, अभी आप दोबारा देखिए। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म, तो याद करिए चार्ज था Q, यहां से R दूरी पर अगर मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना आएगा बेटा, ये आएगा 1/4π। और सोचो कि ये मीडियम में नहीं रखा, ये किसी मतलब वैक्यूम में नहीं रखा हुआ, मीडियम में रखा हुआ है। वेक्टर फॉर्म इन अ मीडियम, दोनों अपन मिक्स कर दिया, मीडियम और वेक्टर फॉर्म दोनों मिक्स कर दिया। तो बड़ा मीडियम जो है ना, उसका रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है μr, सॉरी ER। तो मैं लिखूंगा ε0 इंटू ER इंटू Q/R²। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में R³ कर देते हैं और यहां पे हम लगा देते हैं R वेक्टर। अबे याद आया ना, मैं यहां पे नहीं बताऊंगा दोबारा, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जाके पढ़ लो कैसे किया था मैंने ये चीज। लेकिन अगर मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, इसको मैं रेड गोले में बंद करूंगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है। बट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो बेटा यहां पे भी एक मोनोपोल आएगा, और जिसकी R दूरी पर यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूंगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वेक्टर में, वो आएगी μ0 इंटू μr। μr इज रिलेटिव परमिबिलिटी अपॉन 4π इंटू m, यहां लिख दूंगा मैं डिवाइडेड बाय R³ इंटू R वेक्टर। अब गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है, किसके लिए, वेक्टर फॉर्म के लिए भी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये सब बातें हैं जो आपको लिखनी है। अब इसमें छोटी छोटी सी बातें और हो जाती है, जैसे मान लीजिए अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक बातें क्या करते थे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो यहाँ प्लस चार्ज लगाओगे तो उस पर इधर फोर्स लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो इधर फोर्स लगेगा। अब सही है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर यहाँ फोर्स लगाओगे, सॉरी फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो अगर तुमने यहाँ पे m रखा जो कि एक्चुअली नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पर इधर फोर्स लगेगा। अगर m रखा जो कि साउथ पोल का है, तो उस पर इधर फोर्स लगेगा। जैसे वहां प्लस चार्ज काम किया करता था, वैसे यहाँ नॉर्थ पोल काम किया करेगा। जैसे वहां माइनस चार्ज काम किया करता था, वैसे यहाँ पे साउथ पोल काम। बेटा सब कुछ हाइपोथेटिकल है, मैं यहाँ पे सिर्फ हाइपोथेटिकल कंडीशंस आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से अपन रिलेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बातें और कर ली है। अब समझ में आ रहा है ना। अब मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कर लो एक काम, नोट डाउन कर लो इसको पहले, है ना। हाँ भाई, तो अभी हमने ये सब बातें लिखी है, मैं आपको कुछ और बातें समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते थे, तो भाई वो होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
और बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सब बातें मैं एक साथ यहाँ कंपेयर कर दूंगा। यहाँ मैं लिख दूंगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। जल्दी जल्दी इसमें चीजें देखते हैं। यहाँ बेटा दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, है ना। डिस्टेंस डी होती है, बहुत कम डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में। डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है क्यू इंटू डी वेक्टर। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड डी जो है वेक्टर अपने रिप्रेजेंट किया, उसकी डायरेक्शन जो है माइनस से प्लस की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे आएगा माइनस एम और प्लस एम। वही माइनस एम को साउथ हम लोग इसको नॉर्थ पोल बोल सकते हैं। तो इस तरफ जाएगा डाइपोल मोमेंट और डाइपोल को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा एम इंटू टी। यही मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, जो हम लोगों ने रिंग के लिए भी पढ़ा था पहले, कि अगर करंट कैरिंग कोई कॉइल है इस तरह से, तो बेटा यहां से जो लाइंस निकलती है, याद है मैं बताया था आपको पहले। तो एक्चुअली इसके लिए भी हम मोमेंट लिख सकते हैं कैपिटल एम, उसकी वैल्यू होती है आई इंटू एरिया, जो हम लोग ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अबे सही है ना। अब मैं आप जल्दी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए डाइपोल है, अब डाइपोल के अगर मान लीजिए एक्सिस पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 2kp बाय आर क्यूब। सही बात है, आर क्यूब। सिमिलरली अगर यहां पर अगर मैग्नेटिक मोमेंट पे हम लोग मैग्नेटिक के एक्सिस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो बेटा यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी 2 को तो 2 रहने दीजिए, इसका जो k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अबे सही है। उसका p था, इसका m था, इसका भी r उसका भी r, तो ये सेम हो गया। अबे सही है ना, पक्का ना, देख लो भैया। अगर मैं किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर एक्सिस पे बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और उसकी वैल्यू आएगी kp बाय आर क्यूब। सही है। तो सिमिलरली यहां पर भी वैसे ही होगा। यहां पे एक्सिस पर इस तरफ आएगी, उल्टा हो जाएगा ना, इधर मैंने मोमेंट ले लिया तो उल्टी हो जाएगी। तो कितनी आएगी बेटा यहां पर आएगी अगेन से, यहां पे kp बाय आर क्यूब था तो यहाँ k हो जाएगा इसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2m अपॉन आर क्यूब। m जो है वो कैपिटल m है, पोल स्ट्रेंथ नहीं है, वो डाइपोल मोमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? वो डाइपोल मोमेंट है या मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। यहां हम लोग बात किया करते थे जो एनर्जी होती है वो p डॉट ई होगी, यहां एनर्जी हो जाएगी माइनस m डॉट बी, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो, है ना। यहां जो टॉर्क होता था वो होता था P क्रॉस E, बेटा यहां टॉर्क हो जाएगा M क्रॉस B, अगर एक मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इस तरह से यहाँ पे सारी बातें हैं। आई डोंट थिंक अगर तुम लोगों ने ढंग से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो ये कोई बहुत खतरनाक चीजें होंगी, वो तो मैंने बता दी, वरना लोग तो बताते भी नहीं है, बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख लो और बाकी सब चीजें चेंज कर दो। फिर भी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बेटा यहाँ बताई है, इसको भी नोट डाउन करना है, इसको भी नोट डाउन करना है और फटाफट से अब अपन बढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? जियो मैग्नेटिज्म की तरफ। तो उसमें मैं आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वगैरह सब सिखाऊंगा, लेकिन उसको मैं हवा में नहीं सिखा सकता, उसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा एनिमेशंस। तो आपके सामने बहुत सारे एनिमेशंस आएंगे, उससे पहले आप क्या करो, इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन लोग अर्थ मैग्नेटिज्म को सीखने का प्रयास करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जरा सा भी डाउट हो जरूर 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 पूछिएगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, तो बेटा अब अपन जो पढ़ेंगे वो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या जियो मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं। अर्थ की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब उसके कई सारे कारण होते हैं, वो कैसे होती है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा इसको हम लोगों को 3D में समझना पड़ता है। तो 3D में समझाने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि आपके सामने ये ग्राफिक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आखिर वो होती क्यों है, उसको समझाने के लिए बताता हूँ मैं आपको। ये होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन आयरन एलॉयज इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है बेटा, इस चीज़ को लिख लीजिए। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके कारण होती है? ड्यू टू
ड्यू टू रोटेशन ऑफ मोल्टन आयरन अलॉयज इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की अपनी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर अर्थ दिखाई दे रही है। आई मेरी बात समझ में? जो अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है, गेटिंग माय पॉइंट? ये अर्थ अपने को घूमती हुई दिखाई दे रही है। किसके अबाउट घूम रही है? अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है, जो आपको यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा इसके अबाउट ये अर्थ घूम रही है कंटिन्यूसली। और अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको पिक्चर को मैं ट्रांसपेरेंट करेंगे हम लोग, और आपको धीरे 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 इनर कोर की थोड़ी सी यहाँ पे इमेज दिखने लगेगी। जो इनर कोर है वो हल्के से टिल्टेड एंगल पे घूमता है। अर्थ जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही है। जो इनर कोर है वो हल्का सा उसका एंगल जो है वो टेढ़ा है। तो इसका इनर कोर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्चुअली अर्थ के मतलब वो वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? हल्का सा यहाँ पे टेढ़ा ये घूम रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रेड लाइन आपको दिखाई देगी। दिस इज द एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द इनर कोइल। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये जो मैं एक्सिस रोटेशन ऑफ अर्थ बोल देता हूँ, इसको एक्सिस रोटेशन फॉर द इनर कोइल बोल देता हूँ। तो ये एक्चुअल एक्सिस रोटेशन है। तो इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो एंगल एक्चुअल में 11 डिग्री समथिंग है, 11.4 या 11.3 ऐसे कुछ डिग्री होता है इसका। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको दिखाई जा रहा है कि यह इनर कोर यहाँ पे मतलब इनर कोर के अंदर मोल्टन आयरन एलॉय घूमते रहते हैं, और उनके घूमने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अपन आगे देखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा होती इसके घूमने के कारण ही है, जो कंटिन्यूसली यहाँ पे रोटेशन हो रहा है उसी के कारण ऐसा होगा। कैसे होगा एग्जैक्टली वो भी अपन आगे देखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग यहाँ तक तो सबसे पहले इसको चाहे तो इसको याद रखिएगा, चाहे तो इसको अपनी भाषा में कुछ 2-4 लाइनें इसके ऊपर लिख लीजिए। पूरा 3D में है, इसलिए आपको अपनी भाषा में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसके घूमने के कारण ऐसा होता है, और जो भी छोटी मोटी बातें आप लोग लिख सकते हो। हाँ भाई, तो अभी अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ से जो जो भी अपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इनर कोर के रोटेशन के कारण होती है। अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सिस रोटेशन में गिवन है, ये अर्थ जो है वो घूमती हुई दिखाई दे रही है। अब कोर वोर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अर्थ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो अर्थ को आप यहाँ पे घूमता हुआ नोटिस कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? देखो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है, अब आपको एक चीज फील होगी भाई, अंदर कोर जो था ना वो उसमें मोल्टन आयरन था, अगर वो रोटेट कर रहा था तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उसकी लाइन सब आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए बेटे किस प्रकार से ये निकल रही है। अब मैं आपको कुछ कुछ बातें समझा देता हूँ। एक्चुअल में ये होता है एक्चुअल नॉर्थ पोल, ये एक्चुअल साउथ पोल, मतलब इसको हम लोग चाहें तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग ज्योग्राफिकल साउथ पोल भी बोल सकते हैं। बेटा एक एक चीज़ आपको जो दिख रही है उसको आप नोट डाउन भी करते रहिए साथ ही साथ, इसीलिए मैं आराम से एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल। और ये जो एक्सिस ऑफ जो मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब मैग्नेटिक जो अपन कह सकते हैं कि कोर जो आयरन मतलब मोल्टन आयरन कोर जो था, उसके जो रोटेशन की एक्सिस थी उसके हिसाब से ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये मैग्नेटिक पोल से, वो ज्योग्राफिक पोल से। तो बेटा मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में इस तरफ होता है साउथ पोल, इस तरफ होता है नॉर्थ पोल। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, उल्टा होता है, नॉर्थ पोल नीचे होता है। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये तो हो गया अपने पास में क्या, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। यहाँ होता है एक्चुअल में साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो हल्का टिल्टेड होता है 11 डिग्री एंगल पर। गेटिंग माय पॉइंट? और हम ऐसा कह सकते हैं कि फिर जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, जो सरफेस का जो पॉइंट होता है, इसी क्या, देखो भाई साउथ पोल तो यहाँ हो जाएगा, पर सरफेस वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ, इसको बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, बट ये एक्चुअल में है साउथ पोल मैग्नेट का। अब वो ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल था तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बना दिया। दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज ज्योग्राफिकल जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, लेकिन एक्चुअल में ये साउथ पोल है अंदर से। एक्चुअल में जो लाइन से वो यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से एंटर करती है। गेटिंग में एरो दिख रहा है ना आपको, कहाँ से एंटर करती है,
इस जगह से, और यहाँ से लाइंस निकल रही होती है। तो एक्चुअल में यही नॉर्थ पोल है, यही साउथ पोल है, बट लिखते हैं हम ऐसा है कि इसको जो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ लिख देते हैं, इसको जियोमैग्नेटिक साउथ लिख देते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा लिख देना है इसको, ज़्यादा परेशान इसके अंदर नहीं होना है। तो बेटा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको आगे, यहाँ पे अब आपको लाइंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से ये ओवरऑल पूरा मैंने मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे आपको दिखाया है। अब आप इसको देखते रहिए, थोड़ी देर तक समझिए किस प्रकार से हो रहा है। देखिए दिख रहा है आपको गोल गोल घूमता हुआ यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट। अब अपन क्या करेंगे, जो लाइंस निकल रही है ना, इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करेंगे और अर्थ के सरफेस की तरफ चलते हैं। तो चलो भाई, धीरे 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 हम अर्थ की सरफेस की तरफ बड़े 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 बड़े, किसी एक लाइन को हम पकड़ के, हम लोग किसी एक लाइन को पकड़ के उसको डिटेल में समझेंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इस लाइन को देखा, ओ ये ऊपर से ऐसे एंटर कर रही थी, गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज द ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे अर्थ की तरफ एंटर कर रही है। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है ना, जो एंगल ये बना रही है, दिस एंगल इज थीटा। आप यहां देखिए, दिस एंगल इज थीटा। दिस लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक लाइन इज थीटा। और इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। गेटिंग माय पॉइंट। इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। आई मेरी बात समझिए, डिप एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं समझ पाते, इसको फील नहीं कर पाते। आपको यहाँ पे देख के फील आ रही होगी कि हाँ भाई ये एंगल ऑफ डिप होता है। अब क्या होता है ना भैया, ये है हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा मैं इसको यहाँ पे अलग से बनाता हूँ। देखिए अलग से अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ऐसे लाइन आ रही है ना, ये लाइन ऐसे आ रही है इस प्रकार से, तो ऐसे ही इसके अंदर भी लाइन आ रही है ऐसे। और ये वाला जो, अगर ये थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा BH। BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आई मेरी बात समझ में। और ये हो जाएगा BV। BV इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये डायग्राम जो है, ये आपको ध्यान से देखना है। इधर B आ रहा है, ऊपर से BV, इधर से BH। गेटिंग माई पॉइंट। BH इज इक्वल टू B cos थीटा एंड BV इज इक्वल टू B sin थीटा। गेटिंग माई पॉइंट। भाई जो BH हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में, B cos थीटा, और BV हो जाएगा B sin थीटा। अगर आप चाहो तो BV अपॉन BH अगर करोगे, अगर आप लोग BV अपॉन BH अगर डिवाइड करोगे तो tan थीटा के बराबर आएगा। तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पर वर्टिकल कॉम्पोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन होती है, तो पूछा जाता है ये एंगल ऑफ डिप कितना है। तो अबे क्या करना है इसमें, BV अपॉन BH कर दे, खत्म कर, tan थीटा आ जाएगा, थीटा इनवर्स निकाल ले, आ गया आंसर। अरे आई समझ में बात है। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब आप देख लीजिए, BV इज इक्वल टू वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। BH बेसिकली B cos थीटा के बराबर होगा इसके अकॉर्डिंग, और BV हो जाएगा B sin थीटा के बराबर। थीटा इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये है कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप का, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। और यही चीज़ सेम टू सेम यही चीज़ है ना नीचे भी होती है। जैसे मान लीजिए कि अपन, या तो ये तो मैंने दोबारा जूम आउट कर रहा हूँ मैं इसको, आप देखिए यहाँ पे इस जगह पर मैं बात करता हूँ, इस जगह पर, तो यहाँ से निकलती हुई है, वहाँ से एंटर करती हुई है, तो निकलती हुई के लिए डायग्राम ऐसा बन जाएगा। आई मेरी बात समझ, निकलती हुई के लिए डायग्राम ऐसा बन जाएगा, B ऊपर जा रहा है, BV ऊपर जाएगा, BH ऐसे जाएगा। अबे सही है ना। तो BV ऐसे सॉरी B ऐसे है, तो उसका BV कंपोनेंट ऊपर, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप विल रिमेन सेम। तो बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, और इससे कोई खतरनाक वाली बात नहीं है। बस आप इन सब पॉइंट्स को लिख लीजिए और ये सब पॉइंट्स आपको जहन में बसा लीजिए। अगर कुछ डाउट आए तो आप आके पूछ लीजिए, दोबारा देखना है तो आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर अपन लोग आगे देखेंगे। आप एंगल ऑफ डिप को नोट डाउन कीजिए अच्छे से, और जो भी समझ में आया एक एक बात उसके अंदर लिख लीजिए। हाँ भाई, तो फिर से देखिए, अब यहाँ पे अपन एक और बात करेंगे। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अर्थ दिखाई दे रही है। अब मैंने बताया आपको कि अर्थ में, यहाँ पे अर्थ में सॉरी क्या, अभी अपन लोगों ने बात करी थी एंगल ऑफ डिप की, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपने को इंडिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन बात करी थी एंगल ऑफ डिप की। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर किसकी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, तो आपको इसको भी समझने के लिए 3D का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको अर्थ फिर से घूमती हुई दिखाई देगी, है ना।
तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें सबसे पहले दिखाई देता है। मैंने बताया था आपको पिछली बार भी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज एक्चुअली ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक लाइन हमें और दिखाई देती है जो किसी एंगल पे होती है 11 डिग्री पर। वो होता है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। हाँ भाई सही बात है यार। तो अगर हम देखें तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं एक छोटा सा यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसको अगर मैं बीच से कट कर दें, इसको अपन है ना बीच से अलग कर दें, तो कुछ ऐसा फ्रेम सा हमें दिखाई देगा कि हाँ भाई यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच ऐसे दिखाई देगा। जो लाइन बीच से पास कर रही है ये नॉर्थ पोल है, एक्चुअली साउथ पोल है, इस तरह से लाइन पास कर रही है, इसको हम लोगों ने बीच से कट कर दिया। ठीक है, इसको देखते रहिए बेटा। अब सामने से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ सर सही बात है। अब आपको दोबारा से वो अर्थ बनती हुई दिखाई दे देगी, हाँ सर सही बात है, दिख रही है अर्थ बन चुकी है दोबारा से। देखो ये अपना जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल था, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल था। बेटा अगर मैं अर्थ पे कोई भी पॉइंट चूज करता हूँ, मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल और ये पॉइंट, इन तीनों को जो मिलाने वाला ये फ्रेम है, ये जो अपने गोला है या सर्कल है, उसको आप लोग क्या बोल देंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दिख रहा है ना ब्लू लाइन वाला, जो ब्लू गोला जो दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है आपको, गेटिंग माय पॉइंट। बेटा फिर से मैं बात करूंगा, ये सेम पॉइंट जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, इन तीनों से जो मिलके जो हमारे पास सर्कल बन रहा है या फ्रेम बन रहा है या हमारे पास में फेस बन रहा है, इसको हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिक या सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन। वो कौन सा था ब्लू वाला, ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। बेटा समझ में आ गया दोनों मेरिडियन कौन कौन से होते हैं। तो बस ये दोनों मेरिडियन है जो मैंने समझाया आपको। ये पीछे की लाइन भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, रेड वाले के पीछे वाली, ब्लू वाले के पीछे वाली लाइन जो पूरे अर्थ को कवर कर रही है। अब धीरे धीरे यहाँ से अर्थ गायब हो जाएगी, देखो अर्थ गायब हो गई साहब। अब हमारे पास ये मेरिडियन बचे हैं, दिस इज द ब्लू इज ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द रेड इज मैग्नेटिक मेरिडियन। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं आपको धीरे समझाऊंगा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए सामने से देखिए बेटा, सामने से फील होगा आपको, देखो 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 दिख रहा है दिस एंगल, ये जो सामने का एंगल है ना, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट। यही वो एंगल है जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बराबर आएगा। तो बेटा यहाँ मैंने समझाया आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इन सब बातों को आपको लिखना है। और ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये हमारे पास में मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, तो देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमें यहाँ पे दे रखा है। अब इसका पूरा वर्किंग यहाँ समझाया जाएगा किस प्रकार से ये काम करता है। सबसे पहले क्या है, कोइल यहाँ पे बनाई गई है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने नीचे यहाँ पे रखा है जो है वो है कंपास है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड मेजर करता है। यहाँ हमने सिस्टम बनाया है, इस कोइल को क्या है, दोनों पॉइंट्स को यहाँ से वायर से कनेक्ट किया गया है जो कि सोर्स से लगा हुआ है। और यहाँ पे हमने एमीटर लगा रखा है, मतलब यहाँ पे करंट इस समय कितने हैं, करंट यहाँ पे एग्जैक्टली कितना दे रखा है हम लोगों को कि भैया 0 करंट अभी की तारीख में। अब ये कोइल का रेडियस गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे गिवन है, सिर्फ ये समझाने के लिए। अब सबसे पहले क्या होगा बेटा कि एक होता है अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो नीडल जो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, ये एक्चुअली अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आपको दिख रहा है ये चीज, देखो एरो यहाँ पे दिखा रहे हैं लोग, ठीक है। अब होगा क्या, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, इस जो अपना कोइल है इसको हम लोगों ने एग्जैक्टली नीडल की डायरेक्शन में इसको हमने रख दिया है। मतलब देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के ही प्लेन में है। मतलब ये जो दिख रहा है ना, प्लेन जो है, किसका प्लेन, कोइल का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के ही प्लेन में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको हम चाहें तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी बोल सकते हैं, दिख रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन बोल सकते हैं। ऐसा तब होगा जब इसमें कोई करंट नहीं होगा। भाई करंट कोई नहीं है, हमने इसको
हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक नीडल जो है उसी डायरेक्शन में इस प्लेन को लगा दिया है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे क्या हो रहा है कि अभी इसकी डायरेक्शन जो नीडल दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो ही दिखा रहा है, मतलब वही नेट मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर एग्जैक्टली, उसके अलावा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब बेटा अब खेल यहाँ से शुरू होगा। खेल कैसे शुरू होगा कि जैसे मैं करंट बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ाने से क्या होगा, मतलब करंट बढ़ाने से क्या, करंट लाने से इसके अंदर इस कॉइल में करंट आएगा। अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर में अगर एक कॉइल है उसके अंदर अगर करंट आता है तो उसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। हाँ भाई सही बात है। और सेंटर पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नोट एन आई अपॉन 2r, where n is number of turns, I is current carrying in the wire और coil, 2 is 2 नंबर है वो, और r क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल। तो बेटा उस मैग्नेटिक फील्ड को मिलाकर और अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को मिलाकर यहां पर ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन में हमारी नीडल चली जाएगी। आप देखिए यहाँ पे ये नीडल एक्चुअली आप किसकी तरफ जा रही है, ये बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल फील्ड उसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट था और कोइल का जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों का मिलाकर जिस भी डायरेक्शन में नीडल जाएगी वो एक्चुअली क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो केस लिया है वो पर्टिकुलरली 45 डिग्री का लिया है। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा 45 डिग्री के केस में मैं क्या कह सकता हूँ, 45 डिग्री के केस में ये tan थीटा बराबर देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं BC अपॉन BH। BC इज द, देखो अगर आप चाहो तो इसको इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो, BC अपॉन BH इक्वल टू tan थीटा। BC क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, BH क्या है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। tan थीटा इज द जिस भी एंगल पे वो डिफ्लेक्शन किया है। तो बेटा यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू यहाँ 45 है। अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो BC बराबर BH हो जाएगा और हम लोग यहाँ से जो भी वैल्यू चाहें वो निकाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि BH बराबर म्यू नोट NI अपॉन 2R आ रहा है और आपको जो भी BH यहाँ पे गिवन होगा और N गिवन होगा, हो सकता है I निकालना हो सकता है BH नहीं गिवन हो और आपको ये सब गिवन हो तो आप BH निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली जाती है। आई मेरी बात समझ में? अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से अलग अलग जगहों पे निकाली जाती है, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को ले लेके। तो इनको टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं, जो भी उसकी वैल्यू होती है मतलब उसको निकालने के लिए वो लोग इस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है और हमें अगर मान लीजिए कि वहाँ पे, ध्यान सुनना बेटा यहाँ पे, क्योंकि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, उसे बस समझा रहा हूँ। अगर अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और वहाँ पे अगर हम लोगों को एंगल ऑफ डिप भी दे रखा है मान लीजिए, तो फिर उससे हम लोग अर्थ की वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं और वहाँ पे अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग निकाल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज ऑल अबाउट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इससे फटाफट से इसको आप देख लीजिए और जो भी समझ में आया उसको सारी बातों को लिख लीजिए। कुछ भी डाउट आप मुझसे जरूर 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 आके पूछिए। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के ऊपर, तो फटाफट से क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बेटा, तो बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है, एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। मैंने समझाया था आपको कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या करता है, जिसमें एक, मैंने बताया था ना आपको, एक कॉइल होती है और वहाँ पे जो अपना कंपास है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे उसी के ऊपर सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल, ध्यान समझिएगा। द रेडियस ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि भैया रेडियस हो गया अपने पास 16 सेंटीमीटर। सवाल जो बोल रहा है पहले उसको समझिए। उसके सवाल ने बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैंने n लिख दिया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन नहीं है तो n लिख दिया। इन इट्स कॉइल इफ अ करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर इज, अबे अपनी कॉपी में देखो भैया, क्वेश्चन लिखा होगा ना अभी,
तो क्या लिखा है, इफ ए करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा जो है वो 30 डिग्री आ रहा है, और उसके अलावा क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे जो हमें करंट दे रखा है वो दे रखा है 40 मिली एम्पियर, ठीक है, 40 मिली एम्पियर। इसको लिख देंगे हम लोग 40 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 एम्पियर। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें एन आ गया यहाँ पे, हमें थीटा मिल गया, हमें आई मिल गया यहाँ से। उसके बाद हमें क्या बोला गया, इन इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 36 10 की पावर -6। तो ये दे रखा है बेटा हम लोगों को, BH हमें गिवन है 36 × 10 की पावर -6 टेस्ला। चेक कर लेता है सब कुछ सही है ना, हाँ भाई बिल्कुल सही है, यही वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। तो भाई तुम याद करो, मैंने समझाया था आपको कि मूविंग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता था कि भैया जो अपना जो भी अपने पास में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज इक्वल्स टू क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनटू tan थीटा। अबे सही है ना। तो भैया यहाँ पे जो BC क्या हो जाएगा, μ0 NI डिवाइडेड बाय 2R। भाई एक कोइल का, एक रिंग का, सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 NI अपॉन 2R। अबे सही है ना। और यहाँ लिख दूंगा मैं इक्वल्स टू BH हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 इंटू tan थीटा। tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 साहब होता है 1/√3। सही बात है। तो यहाँ से n निकालना है, तो n की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे कितनी आएगी, इसको इधर ले जाइए, 36 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय r इज 0.16 डिवाइडेड बाय नीचे कितना जाएगा, μ0। बेटा μ0 की वैल्यू क्या होती है साहब, μ0 होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाई n। तो यहाँ पे हमें गिवन ही नहीं है, तो वही निकालना है। और करंट कितना है, करंट होएगा 40 इंटू 10 की पावर -3। गेटिंग माई पॉइंट। और फिर हमने यहाँ लगा दिया इंटू √3। तो बेटा ये लिख दिया है 36 10 की पावर -6 इंटू 2, यहाँ जाएगा r की वैल्यू जो है वो 0.16 हो जाएगी, डिवाइड बाई 4 पाई हो जाएगा, 10 की पावर -7 हो जाएगा, इंटू आई जो हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इंटू ये √3 जो √3 रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो n विल बी 36 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, वो देखो जो जो कट सकता है उसको काट दीजिए। पहले यहाँ पे आएगा, देखो 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 क्या क्या कट रहा है, 4 से ये कट गया 9 टाइम्स। अबे सही है। और देखो 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 2 से सर ये भी कट गया 20 टाइम्स। अबे सही है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ लिख दूंगा मैं 9 मल्टीप्लाई बाई, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 0.16 तो हो गया ना, तो नीचे आएगा पाई मल्टीप्लाई बाई और क्या बचा 20 है ना, मल्टीप्लाई बाई और बचा √3। बेटा और देखो 10 की पावर -7 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा 10 की पावर -6 से, तो ये जाके बन जाएगा 10 की पावर +4। गेटिंग माई पॉइंट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन जल्दी से, है ना, इसको करते हैं बेटा अपन। 9 मल्टीप्लाई बाई 0.16 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई √3। चलो करके देखते हैं इसको ना। देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.16 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई नहीं, ये तो हो चुका है मल्टीप्लाई। तो बेटा 1 मिनट 9 मल्टीप्लाई बाय 0.16 तो यार है 1.44 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 1.732। तो कितना आ रहा है इसका आंसर, अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा से देखो। 9 मल्टीप्लाई बाय 0.16 आया 1.44 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है इसको 3.14। तो ठीक है भाई, रिजल्ट आया 0.458। फिर डिवाइड करो इसको 20 से, तो रिजल्ट आएगा ये। फिर डिवाइड करो इसको 1.732, तो आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आया है, यह आंसर आना चाहिए बेटा। तो ये आएगा 0.0132 इंटू 10 की पावर 4। तो इसका आंसर आएगा 132 नंबर ऑफ टर्न्स। गेटिंग माय पॉइंट।
कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी ही पड़ती है इसकी, बाकी अब आंसर सही है एग्जैक्टली, है ना। वो अलग बात है कि ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको और आगे जुगाड़ खुद लगाने पड़ते हैं रियलिटी में। तो बेटा ये आपके सामने गिवन है पूरा का पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सवाल था, ऐसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं थी, बस कैलकुलेशन नहीं थी, तो वो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली आप रिजल्ट निकाल सकते हो उसका कैलकुलेशन करके भी, और ऐसे कैलकुलेटर आपको यूज़ करने का मौका तो मिलेगा नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहाँ क्या बोला गया है हम लोगों को, यहाँ हमें बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखी है 40 माइक्रो टेस्ला, गेटिंग माय पॉइंट, और एंगल ऑफ डिप जो दे रखा है ना हमें, वो दे रखा है 30 डिग्री। अबे सही है, 30 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ डिप, और हमें दे रखा है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 40 माइक्रो टेस्ला। तो बेटा बेसिकली ये क्या है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दे रखा है BH, उसकी वैल्यू दे रखी है 40 माइक्रो टेस्ला, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अबे सही है ना। तो होता क्या है कि जो BE cos 30 होता है यही एक्चुअली 40 के बराबर आएगा। अबे सही है, तो बेटा यहाँ से BE कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साहब cos 30 होता है √3/2 बराबर, इधर लिख दीजिए 40, तो यहां से BE कितना आएगा, वो आएगा 80/√3, गेटिंग माय पॉइंट, 80/√3 माइक्रो टेस्ला। इट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 46 माइक्रो टेस्ला ये आएगा यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ का आंसर लिख दिया है, कितना 80/√3। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ऑब्वियस बात, सिंपल सवाल दिया था, क्या दिया था हम लोगों को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, एंगल ऑफ डिप दे रखा है, पूछा क्या है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो निकाल लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अबे सही है ना। तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर हम कर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे जल्दी से। हाँ जी, तो लिखिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसने क्या है ना बड़ा डिटेल में इसको बताया है सवाल को, तो मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ समझाता हूँ आपको। ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ। एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए कि भैया ये हमारे पास में हमने पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरह से बना दिया, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेटिक बार रखा हुआ है, जिसका ये क्या लिखा हुआ है, ए शॉर्ट बार विद इट्स एन पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ। तो इसका एन नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ पॉइंट किया हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट, नॉर्थ पोल जो है साउथ की तरफ पॉइंट किया हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है टुवर्ड्स साउथ। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना दे रखा है हम लोगों को, मैग्नेटिक मोमेंट बेटा इसका दे रखा है हम लोगों को 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैं देखा जाए तो हमारे लिए डाइपोल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब समझना, आगे समझते हैं। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आई है वो 0 आई है। अरे समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे क्या बोला गया है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई, अगर अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल सी चीज। बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो है ना नॉर्थ एंड साउथ है, ये नॉर्थ एंड साउथ छोटा सा है तो डायपोल की तरह काम करेगा, तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, नीचे की तरफ। और कितनी आएगी, कल समझाया था मैंने, 2 × मैग्नेटिक मोमेंट। अबे याद है ना, अब कितना होता है 2 × मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन r³। अबे ठीक है ना, साथ में म्यू भी आएगा, म्यू नॉट, यहां पे कितना जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π। अबे ठीक है, उसके केस में 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4π 2 × m/r³, वेयर m इज द मैग्नेटिक मोमेंट। सिमिलरली अगर तुम ध्यान से समझो बात को, तो यहाँ पे एक और चीज होगी, ऊपर की तरफ होगा अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड।
भाई ये दोनों बराबर होंगे तभी तो नेट जीरो होगा। हाँ सर, तो बराबर कर दो। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो यह वैल्यू पुट कीजिए। व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज 10 की पावर 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 रहने दीजिए। m की वैल्यू कितनी गिवन है हम लोगों को 0.2, इसको 0.2 पुट कर दीजिए। r कितना गिवन है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर, तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.1 का क्यूब। दिस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अबे समझ में आया? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 0.2, 0.4 हो गया। ठीक है साहब, तो तुम इसको लिख सकते हो 0.4। अब भाई नीचे 0.1 है, नीचे कितना है 0.1 है, और ऐसे मान लीजिए 1/10 का क्यूब है तो ऊपर जाएगा 1000 बन जाएगा। तो ये ऊपर रह जाएगा बेटा 1000 से मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 टेस्ला। दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेशन आप कर लीजिए कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 कितना आ रहा है 0.4, ये ऊपर जा रहा है 1000 तो 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई होएगा ऊपर 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 रह जाएगा, सिंपल। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एक बार चेक कर लेते इसमें कुछ गलती तो नहीं हो गई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सही है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अरे एक और चीज है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप सोचता है कि यहाँ दिया हुआ आपको 40 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 टेस्ला। तो बेटा ऐसा करने से क्या होता है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 40 माइक्रो टेस्ला। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टी, 40 इंटू म्यू टी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फटाफट से आइए और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ से फिर से बोला गया है शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो इस तरह सवाल दिया गया। अब मैं समझाता हूँ आपको एग्जैक्टली इसके अंदर करना क्या है। आपको ध्यान से समझिएगा बात को भाई साहब। ईस्ट ऑफ साउथ नहीं, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पे हमारे पास में एक बार मैग्नेट रखा हुआ है ना, और छोटा सा बार मैग्नेट है, इस तरह से रखा हुआ है, और इसका जो एंगल है, ऐसे मान लीजिए इसका जो एंगल है ये हमें गिवन है 60 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? दिस एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे हम एंगल यहाँ पे हमें गिवन है। तो सर इसको ऐसे मैं कर देता हूँ ताकि ये आपको एंगल समझ में आ जाए। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है भैया, अब पूछा क्या है हम लोगों को, ध्यान समझिएगा। फाइंड द नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अपनी कॉपी में देखो, मेरी तरफ मत देखो। कॉपी में सवाल लिखा होगा ना, लंबा सा सवाल पूरा लिखना होता है। देखिए यहाँ पे, फाइंड द नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट 0.2 मीटर अवे फ्रॉम इट। मतलब कुल मिला के बात यह है कि यहाँ से हम लोगों को बोला गया है कि 0.2 मीटर की दूरी पर इस वाले पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने को अर्थ का दे रखा है 30 माइक्रो टेस्ला, तो बेटा यहाँ पर एक्चुअल में ना इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो इसका m कितना है पहले वो देख। इसका m है 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर ये डाइपोल की तरह काम करेगा। तो बेटा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, इसकी वजह से वो इधर आएगी। और वो कितनी आएगी साहब, वो आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। तो बीबी कर देता हूँ मैं इसको, ड्यू टू बार मैग्नेट। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। अब सही बात है बेटा, इसको मैं दोबारा से यहाँ रीड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। दिस इज व्हाट बीबी। बीबी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -7। अब सही है ना, 2 को तो 2 लिख दें। m की वैल्यू कितनी है, 6 है,
अपॉन आर, आर कितना है 0.2 है, तो 0.2 का क्यूब कर दो। अबे गेटिंग माय पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 30 माइक्रो टेस्ला। अबे सही है ना, इसको ध्यान से देखो, ऊपर आएगा 1000, तो बेटा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 से कट जाएगा 4, 3/2 1.5 आएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लेना, परेशान मत होना। 6 इंटू 2 12, 12 डिवाइड बाई 8, तो 12 डिवाइड बाई 8 कितना होता है भाई, 4 से डिवाइड कर दो ना, तो 3/2 होगा, 3/2 इज 1.5, ऊपर जाएगा 1000 10 की पावर -4 बन जाएगी। अब बस सही है ना, इसको चाहे तो तू 150 इंटू 10 की पावर -6 भी कर सकता है, और चाहे तो लिख सकता है 150 माइक्रो टेस्ला। ये किसकी है, ये बीबी है। अच्छा ये कितने डिग्री एंगल पर है, 60 पर है। तो भाई साहब यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल कितनी आएगी साहब, यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल आएगी 150, ये 60 नहीं है बेटा, ये 30 है, 60 तो ये है, तो ये 30 है, तो यहाँ पे आएगी 150 कोस 30 डिग्री प्लस 30 माइक्रो टेस्ला। अबे सही है ना, तो इसका पहले से था, उसका भी कोस कंपोनेंट, अबे सही है ना। सिमिलरली बी नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो कितनी हो जाएगी साहब, वो हो जाएगी 150, और ये हो जाएगा कोस 60। अभी कोस 60 है साइन 30 एक ही बात है, ऊपर लगा दे ऐसे। हाँ साहब, तो इससे कितना आएगा, इससे आएगा 75, इससे कितना आएगा साहब, इससे आएगा 75√3 प्लस 30, 75√3 प्लस 30, ये सब के सब माइक्रो टेस्ला में चल रहे हैं। आई मेरी बात समझ में। अब एक और चीज पूछी जाए कि बताइए भैया टोटल नेट कितना हो जाएगा, तो बी नेट, तो बेटा बी नेट हो जाएगा बी हॉरिजॉन्टल नेट का स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल नेट का स्क्वायर। आगे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी सी मुश्किल आएगी बट हम आप लोगों को सॉल्व यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो आप इसका स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, उसके बाद इसका जो भी आपको कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेटा इस तरह के सवाल आते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी थी, इसकी बहुत ही लल्लू थी, इसकी थोड़ी लल्लू से ज़्यादा थी। आई मेरी बात समझ में, मतलब इसकी लल्लू हद से ज़्यादा लल्लू, थोड़ी कम लल्लू, इसकी तो बहुत भयंकर। हमें सही बात है ना, तो जो भी है आप नोट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अब अपन लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो बेसिकली क्या होती है मैं समझाऊंगा आपको। एक्चुअली क्या होता है, जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। वो बेसिकली जो डिपेंड करती है वो मैग्नेटिक मोमेंट पे ही डिपेंड करती है, या आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ रिवॉल्व करता है उसके मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर ही वो सब कुछ निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, अब मैं ऐसा लिख दूं कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving around a nucleus। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस। तो भैया मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से वो चक्कर लगा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे राउंड लगा रहा है इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। दिस एंगुलर मोमेंटम इज, इसको कैसे लिखते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम को, बेटा इसको लिखते हैं हम h/2π। अबे याद है ना बोर का जो अपना सेकंड पोस्टुलेट था NH/2π होता है, तो L को अपन लोग h/2π लिख सकते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपके सामने यहाँ पे क्या बात करूंगा कि भैया ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम, अबे सही है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू का मतलब क्या होता है, ये होता है भैया E/2m इनटू एंगुलर मोमेंटम। अगर तुम यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा E/2m, L की वैल्यू कितनी जाएगी h/2π। तो बेटा बेसिकली ये बन जाएगा EH/4πm। दिस इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ये एंगुलर मोमेंटम था, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, है ना।
तो ये एंगुलर मोमेंटम था, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मॉम। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक राउंड लगा रहा है। इसका मतलब तो सर हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है? हाँ भाई, हो सकता है, ठीक है। तो यहीं से सारी बातें शुरू हुई। अब यहीं से है ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक ये मटेरियल शुरू होएगा। इसमें 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, मैं आपको लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। इसमें आप सुन लो ध्यान से पहले ना, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला होता है डायमैग्नेटिक। बेटा बस इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, ऐसा जिसमें कोई खतरनाक चीजें नहीं है। पहला है डायमैग्नेटिक, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक, एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक तो बेसिकली इनके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टी निर्भर करती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि एक्चुअली ये डायमैग्नेटिक क्या होता है। अब जैसे मैं फर्स्ट की बात करूँ कि भैया डायमैग्नेटिक, तो बेटा इसमें एक चीज का ध्यान रखना, डायमैग्नेटिक में डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो आप डेफिनेशन देखिए बेटा, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रॉपर डायमैग्नेटिज्म है, मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी आएगी उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिज्म। तो देखिए इसकी डेफिनेशन इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म? इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल हैज अ टेंडेंसी टू रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन इट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ही रिपेल करता है। आई मेरी बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि भैया हम लोग ऐसे बात करें कि जैसे कोई ऐसा मटेरियल जिसमें अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देगा। अबे आई मेरी बात समझ? जैसे मान लीजिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, यहाँ से अब 40 माइक्रो टेस्ला निकल रही है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो पता पड़ा कि जैसे मान लीजिए यहाँ हमने चौक रख दी, अब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड 40 से भी कम हो जाएगी। आई मेरी बात समझ? तो ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल को रिपेल करता है। तो आगे ये भी समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे देखते हैं अपन इसमें। तो बेटा इसमें एक और चीज डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके बारे में आप लिख लीजिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, these materials in which individual magnetic moment of each atom or molecule is 0। हाँ जी बेटा, बेसिकली ये प्रॉपर्टी ना यहीं से शुरू होती है। इसका इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। किसका? इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज 0 इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इससे इसी से पूरा खेल शुरू होता है। खेल ऐसे शुरू होता है, मान लीजिए कि भैया, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए कि भैया यहाँ पे एक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लेकर आए, सॉरी मैग्नेट लेकर आए, बार मैग्नेटिक, नॉर्थ एंड साउथ इसका इस तरह से हमने ले रखा था, ये नॉर्थ था ये साउथ था, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी यहाँ से, बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि भैया किसी का अगर इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, तो जब इस बार मैग्नेट को जब मैं किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास में लेके आऊंगा तो उसका जो एक एटम होगा, मतलब हर एटम में होगा ऐसा, पर मैं किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करूं तो उसके अंदर अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाएगा। याद कर ईएमआई मैंने एक चीज पढ़ाई थी आप लोगों को कि भैया ईएमआई पढ़ाया था कि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब ये पास में आ रहा है तो फ्री मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में घूमते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि नेट मैग्नेट लेंस लो, याद कर, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को कम करें। तो इसकी चेंज को कम करने के लिए बेटा वो कुछ इस प्रकार से रोटेट करेंगे, तो ऐसे ऐसे घूमेंगे जो जो, तो बेटा यहाँ से तो जाएगा नीचे, यहाँ से जाएगा ऊपर, मतलब ये ऐसे ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकलेंगी, फील्ड लाइंस। अबे सही है ना? तो एक्चुअल में क्या होगा, इसके ऊपर लगेगा फोर्स इधर और इसके ऊपर लगेगा फोर्स इधर, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड को कम करने का कोशिश करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहां पर अगर मैं बनाना चाहूं तो ये ऐसा बनता है कि नॉर्थ है और ये साउथ है। जब मैं इसको पास में लेके आ रहा होता हूं ना, तो इसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके खुद के पहले कुछ नहीं, जिनके खुद के पहले कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं थे, लेकिन इसको देखकर सबके मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो गए, वो उल्टी डायरेक्शन में होंगे, सब ऐसे खचा 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 खचा, तो सबके सब अपोज कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ऐसे ऐसे। अरे समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे घूम रहा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जबकि पहले किधर एक्सटर्नल कहाँ थी, इधर थी।
या तो ऐसे मान लो दिस इज एक्सटर्नल, बेटा प्रोड्यूस ही ऐसे हुई कि इसको कम करने का प्रयास किया। आई मेरी बात समझ में? तो टोटल ये रिपेल करता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डायमैग्नेटिज्म समझ में आ गया, डायमैग्नेटिक मटेरियल समझ में आ गया। तो बेटा इस पूरी बातों को लिख लीजिए, डायग्राम उतार लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, जो डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है, वो एक्चुअली सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वीक फिनोमिना है। दिस इज अ वीक फिनोमिना। और एक और बात क्या है कि ये ऑलमोस्ट हर एक मटेरियल में पाया जाता है। ऑलमोस्ट इट फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी मटेरियल, ऑलमोस्ट एवरी मटेरियल, ये लगभग लगभग हर मटेरियल में पाया जाता है। वीक फिनोमिना है, लगभग हर मटेरियल में पाई जाता है। तो ये सब बातें मैंने आप बताई हैं आपको यहाँ पे। तो ये सब बातें किसकी है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की है। बेटा नेक्स्ट हम समझते हैं पैरामैग्नेट। डायमैग्नेटिक हो चुका है, अब हम समझेंगे पैरामैग्नेटिक। तो आइए पैरामैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ पैरामैग्नेटिज्म पे या पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे। ठीक है, यहां समझना बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर ऑलरेडी कुछ डाइपोल मोमेंट्स बने हुए थे। इसमें यहाँ पे इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स के खुद के डाइपोल मोमेंट्स भी थे, ऐसे 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 कुछ होंगे, या ऐसे नहीं तो उल्टा मान लो। अब मैं तो क्या मानता हूँ, ऐसे घुमा घुमा के रखने की जगह मैं सीधा सीधा डाइपोल मोमेंट ही बना रहा हूँ। तो इट मे बी पॉसिबल ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। तो इनके खुद के कुछ डाइपोल मोमेंट्स थे। अब वो अलग अलग डायरेक्शन में थे, अलग अलग डायरेक्शन में थे। तो भैया इसका टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा पूरे मटेरियल का, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो समेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ईच एटम्स आएगा। तो आई की वैल्यू 1 से लेके n तक वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन बेटा सारे के सारे मिला के 0 हो जाएंगे, क्योंकि रैंडम है ना, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई नीचे है, कोई पीछे है, सबका वेक्टर सम 0 होना है। हाँ भाई, सबका वेक्टर सम 0 होना है। अब इसमें क्या करा हमने, एक देखो समझना, एक सिंपल अगर मैग्नेटिक मोमेंट हो ना, या कोई मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हो, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो अगर ढंग से देखा जाए तो, और इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो ना, तो ये बेटा क्या होता है, ये कुछ देर के बाद इसी की डायरेक्शन में ऐसे अलाइन हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जिसको टॉर्क जो मिलेगा और टॉर्क की वैल्यू होती है m क्रॉस b, तो वो उसको इसी डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करती है। अरे सही बात है। अब यहाँ पे जो ऐसे ही रखा हुआ था विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो 0 था। भले ही यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मैग्नेटिक मोमेंट थे, वहां पे इंडिविजुअल के नहीं थे, पर यहां थे। बेटा वहां नहीं थे तो वहां एक्सटर्नल को लेकर आए तो जनरेट हुए, और उल्टी दिशा में जनरेट हुए डायमैग्नेटिज्म में। बट यहां पे क्या हो रहा है, पहले से ही थे। जब थे तो जब इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जब इसको हमने किस में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हुआ क्या, सबके सब अलाइन हो गए इसी की डायरेक्शन में। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा यहां पे क्या होगा, एक अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गई, और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंक्रीज कर गई, जबकि वहां पे डिक्रीज कर जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये है पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ दिखाता हूं इसके ऊपर। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो लिखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फटाफट से एक दो लाइनें। हाँ भाई, तो यहाँ पे एक बार देखिए डायमैग्नेटिक जो मटेरियल की बात करी थी, तो यहाँ पे
टोटल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कम होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस अंदर जो भी इंड्यूस हो रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करता हूं, है ना, पैरामैग्नेटिक की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कितना हो जाएगा, जो बी नेट हो जाएगा वो हो जाएगा बी एक्सटर्नल प्लस बी आई। यहां पे नेट जो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां पे बी नेट जो हो जाएगा वो ज्यादा होगा बी एक्सटर्नल से। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है। बेटा यहां तक तो ठीक है, अब हम बात एक एक करके अपन बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे। तो मैंने डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आपको समझाया है। अब आप लिखिए फटाफट से, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले तो जल्दी से, दोनों बातें नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो लिखिए फटाफट से बेटा जल्दी से। यहां बात करी गई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेटा इसके बाद एक और बात करी गई है, उसको भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल इज गिवन एज बी आई बराबर म्यू नॉट इंटू आई। वो इंटेंसिटी पे ही निर्भर करती है। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया एम अपॉन वॉल्यूम, और कितना इंड्यूस हो रहा है ये डिपेंड करता है म्यू नॉट इंटू आई पर। अरे आई बात समझ में यार, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ये वेक्टर में है, ये वेक्टर में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया है, ये हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे कितना इंड्यूस हुआ है ये निर्भर करेगा म्यू नॉट इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ भाई, तो अब कुछ चीजें और डिफाइन करेंगे हम लोग, जैसे बी वेक्टर है एंड एच वेक्टर है। तो ये जो एच वेक्टर है ना, ये क्या है सर, ये जो एच वेक्टर है इसको डिफाइंड हम कैसे करते हैं, दिस एच वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नोट। गेटिंग माय पॉइंट। इसको एच वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर अपॉन म्यू नोट से डिफाइन करते हैं। अब ये होता क्या है, ये एक्सटर्नल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके लिए हम लोग इसको डिफाइंड करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसके लिए हम लोग कितना लिख देंगे, म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर। दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अरे आई मेरी बात समझ में। जैसे आपने पहले क्या डिफाइन किया था, अगर इंटरनल के लिए बात करूं तो वो म्यू नॉट इनटू मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है आई। तो ये आई वेक्टर हो जाता है। अब सही है ना। तो बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी किसी मटेरियल के अंदर, जैसे मान लीजिए कि वहां पे ये तो एक्सटर्नल है, इट विल नॉट चेंज विद मीडियम। और ये किस पे डिपेंड करता है, अच्छा ये तो एक्सटर्नल हो गया कि भाई इट विल नॉट चेंज विद द मीडियम, है किसी भी चीज से ये चेंज नहीं करता है। ये मटेरियल के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या हुई है, इंड्यूस हुई है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई प्लस म्यू नॉट इंटू एच। तो इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच। आई मेरी बात समझ में, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसके एच के बारे में लिखिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, वी डिफाइन अनदर क्वांटिटी एच फॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विद मीडियम, दिस एच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसी एच को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। तो इस सब बातों को लिख लीजिए फटाफट से, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है, जैसे मान लीजिए कि भैया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड रखे, अब हम किसी मटेरियल की बात करते हैं। इन ए मटेरियल, किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच।
तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर मटेरियल की बात करेंगे तो किसी मीडियम की बात करें, नॉट एग्जैक्टली मटेरियल, किसी मीडियम की अगर मैं बात करूंगा तो मीडियम लिखता हूं बेटा यहाँ पे। एच मीडियम से इंडिपेंडेंट है, पर जैसे मान लीजिए कि भैया किसी भी मीडियम के अंदर अपन बात करते हैं, ऐसा है तो एक्सटर्नल, पर जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको कैसे रखते हैं, मैं समझाता हूँ आपको कि भाई जो रखा हुआ चीज़ है ना, वो एयर में रखी हुई तो म्यू नॉट आएगा। अब वो रखी हुई पानी में है तो ऑब्वियस बात है क्या, म्यू रिलेटिव इंटू म्यू नॉट अपन लगाएंगे, उसके बाद ही फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फील्ड से। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि जो B है वो बेसिकली इन दोनों का ही सम होता है, जो मैंने बताया था ना आपको, म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। आई मेरी बात समझ में? तो इन दोनों का ही हम लोग यहाँ पे सम लिखते हैं, क्या, B को। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये रिलेशन होता है बेटा B में, H में और I में। आई मेरी बात समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा लिखिए फटाफट से, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। हाँ जी, तो बेटा मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी क्या है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बड़े से x से, इसको हम लिखते हैं I बाई एच, I बाई एच। तो बेटा यहाँ से h को लिखा जा सकता है ये बड़ा वाला x इंटू, सॉरी I को लिखा जा सकता है बड़ा वाला x इंटू एच। गेटिंग माई पॉइंट? इसको जब यहाँ पुट करूंगा तो B आएगा कितना, B आएगा म्यू नॉट इंटू एच वैक्टर प्लस यहाँ पे आएगा x इंटू एच वैक्टर। गेटिंग माई पॉइंट? और बेटा इस B को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं किसी मटेरियल में लिखा तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच वैक्टर। तो हम जानते हैं कि एच वेक्टर सब कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कट जाएगा, तो जो म्यू आर आएगा रिलेटिव परमेबिलिटी वो एक्चुअली आएगा 1 प्लस एक्स के बराबर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये आएगा 1 प्लस एक्स के बराबर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, तो उसके लिए ये जो x की जो वैल्यू आती है ना, ये क्या आती है, नेगेटिव आती है। पैरामैग्नेटिक के लिए यही चीज पॉजिटिव आती है। ओहो, आती कम है पर आती पॉजिटिव है। हाई मेरी बात समझ में? डायमैग्नेटिक के लिए जो म्यू आर है वो ग्रेटर देन 1 होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए जो म्यू आर है वो लेस देन 1 होता है। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक, और यहाँ मैंने सारी बातें लिख दी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा फटाफट से आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सब थ्योरेटिकल बातें, ऐसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। हाँ जी, अब एक लास्ट चीज जो बचती है इसके अंदर, वो है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, तो बेटा फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें डोमेन्स बने होते हैं। मैं आपको डोमेन समझा देता हूँ। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पैकेट्स के रूप में अलाइन मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। अब अगर देखा जाए ना, तो एक पैकेट में ये अलग अलग पैकेट बने हुए हैं, ध्यान समझना, एक पैकेट में एक डायरेक्शन में सारे कपल्स बने होते हैं, इसमें कपल्स में होते हैं इसके अंदर। आई मेरी बात समझ में? ऐसे ऐसे हो सकता है इसकी इस डायरेक्शन में डायरेक्शन इसकी इसमें हो सकता है इसकी इस डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शंस होती है। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो ही आता है। किसमें? फेरोमैग्नेटिज्म के इन डोमेन्स में। अब होता क्या है, यहाँ पर x की जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, इज वेरी हाई। और बेटा यहाँ पे जो म्यू आर होता है ये भी बहुत हाई होता है, इट इज आल्सो वेरी हाई। अब x बहुत हाई होगा तो म्यू आर भी बहुत हाई होगा, सही है कि नहीं है? अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, जब इसको हम लोग किसी भी डोमेन में रखते हैं, है ना, जब किसी भी डोमेन में इसको डालते हैं हम लोग, तो क्या होता है यहाँ से
सॉरी इन डोमेन्स को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं ना, वो सबके सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेट बढ़ा देते हैं। आई मेरी बात समझे? इसी प्रकार से, और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, स्ट्रांगली ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके स्ट्रांगली ये मैग्नेटाइज होते हैं। तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो बेटा अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताऊंगा, दैट इज हिस्टेरिसिस लूप। ये हिस्टेरिसिस लूप होते हैं वो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं सिर्फ उन्हीं की प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली क्या होता है मैं आपको हल्का सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो ऐसे करके यहाँ पे इस प्रकार से जाती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे ये आते हैं। सर ये क्या है? तो बड़ा ही खतरनाक सा बन गया है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर कुछ 2-4 लाइनें लिखवाना चाहता हूँ, पहले आप वो लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो फटाफट से 2-3 लाइनें इसकी लिख लीजिए। बड़ा एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, एग्जैक्टली होता क्या है जब किसी भी प्रकार के मटेरियल को अपन जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटाइज करने लगते हैं तो पहले इस प्रकार से उसकी मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब दोबारा से हम लोग एच को कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब एक्चुअली क्या होता है जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी वैसे वैसे बी भी बढ़ने लगेगा और मैग्नेटाइज होने लगेगी। 0 पे थी, मैग्नेटाइज होते होते यहाँ पहुँच गई। लेकिन होगा क्या कि जब इसको वापस कम करने लगेंगे ना हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन को या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो होगा क्या कि इसको करते करते इसको तो 0 कर दिया एच को, तो पर बी की कुछ वैल्यू रह जाती है। और उसके बाद हमें अगर बी को 0 करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है एक्सटर्नल, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दी। आई मेरी बात समझ में? अब उसी डायरेक्शन में अगर मान लीजिए हम लोगों को 0 तो हो चुकी है, उसी डायरेक्शन में अगर उसको दोबारा से उसके डोमेन्स को सबको घुमाना है या उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना है तो फिर से हम लोगों को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर से ये लूप इस प्रकार से जाएगा और रिपीट करता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार से ये लूप रिपीट करता रहेगा। इसका जो एरिया होता है वो हमें लॉस देता है, एनर्जी के अंदर कितना लॉस हो रहा है। तो बेटा ये सब बातें हैं, इसके ऊपर कुछ पूछना होता है आप हमसे आके पूछ सकते हो। बाकी पूरा थ्योरेटिकल बातें हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं आपका। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो सब्सेप्टिबिलिटी पे आते हैं या म्यू रिलेटिव पे आते हैं या उसका एच और आई पे कुछ सवाल पूछना, डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे सवाल आते हैं, ऐसे कुछ खतरनाक चीज़ें नहीं है। बाकी अब थ्योरेटिकली आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन सबको नोट डाउन कर लीजिए और कुछ भी डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।